अमरेंद्र की आंखों में डर झलकने लगा। वो डरते हुए पीछे देखने लगा, लेकिन उसके पीछे किसी तरह की कोई आत्मा नहीं थी। यहाँ तो कोई नहीं है। अमरेंद्र की इस बात को सुन मलंग जोर जोर से हंसने लगा। तुझे वो नहीं दिख रही है अमरेंद्र, लेकिन वो मालती की आत्मा यहीं तेरे पीछे है। और सुन, अपनी मालकिन को भी बता देना कि मालती की ये आत्मा उसकी हवेली में घूमती रहती है। बता देना किरण देवी को मालती की अशांत आत्मा को वो शांत करा दे, वरना उसकी भटकती आत्मा किसी को अकाल मृत्यु का शिकार बना देगी। मलंग की बातों ने अमरेंद्र की आंखों में डर समा दिया था। इस बाबा को यहाँ से हटाना होगा, वरना ये जितनी देर यहाँ रहेगा उतनी देर मेरी धड़कनों को बढ़ाएगा। खुद में इतना सोचते हुए अमरेंद्र ने तुरंत ही अपनी जेब से 500 के कई सारे नोट निकाले और उसे मलंग के हाथों में रख दिया। ये लो बाबा, आपने 500 रुपए मांगे थे ना, ये 500 रुपए से कहीं ज्यादा हैं। अब जाओ यहाँ से। बेटा, पैसा देकर मुझे भगाना चाहता है? ठीक है, मैं भागता हूँ। लेकिन बेटा, अपनी मालकिन को मेरा ये पैगाम दे देना कि मालती उसके आसपास है, और उसे ये भी बोलना कि वो दूसरों की मदद करने से पहले अपनी बेटी की आत्मा को शांत करने का उपाय करे। इतना कहकर मलंग जोर से हंसा और वहां से चला गया। अमरेंद्र उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन वो उसको कुछ कह नहीं पाया। मलंग के जाने के बाद भीड़ में थोड़ी हलचल मच गई थी। सभी को रूनी के भाषण के खत्म होने का इंतजार था, लेकिन रूनी अपने भाषण में व्यस्त था और भीड़ को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहा था। भाइयों, मैं वादा करता हूं, अगर आप लोग मुझे जिताएंगे तो मैं हर गांव को विकसित करूंगा, हर घर में रोजगार दूंगा, और ये सब कुछ मेरी करीबी दोस्त किरण देवी के समर्थन से संभव होगा। इतना कहते हुए रूनी ने अपना भाषण खत्म कर दिया, जिसे सुन भीड़ एक बार फिर जोर जोर से तालियां बजाने लगी। अपना भाषण खत्म होते ही रूनी ने अमरेंद्र को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। रूनी के वहां से जाते ही अमरेंद्र और उसके आदमी लोगों में पैसे बांटने लग गए। अमरेंद्र और उसके गुंडे लोगों में पैसे बांट रहे थे, जबकि वहीं दूसरी ओर रात के इस समय एक सुनसान सड़क पर अर्नब धीरे धीरे अपनी जीप चला रहा था। उसके बगल में पूजा बैठी हुई थी। हथियारों के उस गोदाम को देखने की वजह से पूजा के चेहरे पर डर और घबराहट के भाव आ गए थे। वो खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी कि तभी उसे अर्नब की आवाज सुनाई दी। पूजा, तुम्हें मैं एक बात समझा दूं, अगर तुमने ये हथियारों की तस्करी वाली बात किसी से भी कही तो तुम्हारी जिंदगी का ये सबसे बड़ा पछतावा होगा। अर्नब, मेरा यकीन करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं अभी तो तुम्हारी बात पर यकीन कर रहा हूँ पूजा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें धोखा देते हुए पकड़ा तो मेरी बंदूक तुम्हारे सिर पर होगी और एक गोली में ही तुम्हारा खेल खत्म, समझी? पूजा ने सिर हिलाते हुए सहमति दे दी। वो खुश होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर से कांप भी रही थी। वो मन ही मन कुछ सोच रही थी। मैं इस सब में कैसे फंस गई? अब मुझे किरण देवी के साथ साथ अर्नब से भी सावधान रहना होगा। पूजा हर तरफ से खुद को सावधान रखने के बारे में सोच रही थी, जबकि तभी अर्नब ने अपनी जीप को हवेली के पीछे के दरवाजे से दाखिल कर दिया। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। अर्नब और पूजा जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरे और पीछे के दरवाजे से हवेली के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा होने की वजह से उन लोगों की छोटी से छोटी आहट भी बहुत जोर की आवाज कर रही थी। जब वो सामान रख रहे थे तो हवेली में हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थी। अर्नब, यहाँ अजीब सा सन्नाटा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये हवेली ऐसी ही है, लेकिन चिंता मत करो, जल्दी चलो, अपने अपने कमरे में पहुंचो, कोई हमें देख न ले। दोनों चुपचाप अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने अपने कमरों की ओर बढ़ गए, जबकि इधर किरण देवी हॉल के एक सोफे पर बैठी हुई थी।
तभी जैसे ही उसे हवेली के पिछले हिस्से से इस तरह की अजीब आहट सुनाई दी, वो बहुत ही ज्यादा सतर्क हो गई। वो तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठ गई और अपनी तेज आंखों से चारों तरफ देखने लगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे आखिर कौन है यहाँ? किरण देवी खुद में बड़बड़ाती हुई आहट की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कौन है? सामने आओ। किरण देवी को अंधेरे में कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगी। तभी उसे हल्की हल्की पायल की आवाज सुनाई दी। पायल? ये आवाज ये कहाँ से आ रही है? किरण देवी की सांसें तेज होने लगी। वो अंधेरे में चारों ओर देख रही थी, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पर तभी अचानक जब उसने अंधेरे में देखा, तब उसे ऐसा लगा कि मानो अंधेरे में से कोई उसे घूर रहा हो। उसकी नजरें अंधेरे में एक कोने में ठहर सी गई थी, जबकि अंधेरे में बज रही वो पायल की आवाज और तेज होने लगी। किरण देवी के चेहरे पर पसीना छलकने लगा था और तभी उसे अंधेरे में एक साफ साया दिखाई दिया, जिसे देख वो बुरी तरह से चौंक गई। ये क्या हो रहा है? ये तो हमरा बिटिया मालती है। दरअसल किरण देवी को अपनी बेटी मालती की आत्मा दिख रही थी। मलंग की कही बात सही हो रही थी। मालती को इस तरह अपने सामने देख किरण देवी कांपती हुई पीछे हटने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और तभी जैसे ही बाहर से आए अमरेंद्र और उसके आदमियों की आवाज सुनाई दी, वो दौड़ती हुई उनकी तरफ भाग गई। दरअसल अमरेंद्र और रूनी गांव वालों के बीच पैसे बांटकर वापस आ गए थे। इधर अमरेंद्र अपने आदमियों के साथ हवेली में मेन दरवाजे के अंदर दाखिल हो चुका था कि तभी उसने किरण देवी को इस तरह दौड़कर अपने पास आता हुआ देखा। ये देखकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। अम्मा, आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है? हाँ, हमको यहाँ मैं मालती दिखाई दी। वो यही है। किरण देवी ने जैसे ही मालती का जिक्र किया, वैसे ही अमरेंद्र बुरी तरह से चौंक गया। उसको अचानक से मलंग की कही हुई बातें याद आ गई। अम्मा, मुझे मलंग मिला था और वो भी मुझे मालती के ही बारे में कह रहा था। इतना कहते हुए अमरेंद्र ने किरण देवी को मलंग की सारी बातें बता दी। अमरेंद्र की बातें सुन किरण देवी के भी चेहरे का रंग उड़ गया। मलंग ने ऐसा कहा? यानी सच में यहाँ मालती की आत्मा है? किरण देवी की घबराहट देख अमरेंद्र धीरे से उसको सहारा देने के लिए आगे आया। अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ। अगर कुछ है भी तो मैं देख लूंगा, आप आराम करें। नहीं, तू नहीं अमरेंद्र, जा जल्दी से अर्नब को हमरे कमरे में भेज। वो वही कुछ उपाय कर सकत है। इतना कहते हुए किरण देवी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की ओर चली गई, जबकि किरण देवी के हुक्म के बाद अमरेंद्र भी अर्नब के कमरे की ओर चला गया। इधर अर्नब यहाँ आने के बाद अपने हथियारों से भरे बैग को अपने बिस्तर के नीचे छिपा ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्नब, जल्दी बाहर आ, अम्मा तुझे बुला रही हैं। हाँ, आ रहा हूँ। इतना कहते हुए अर्नब अपने कमरे से निकला और तुरंत ही किरण देवी के कमरे की ओर बढ़ गया। किरण देवी कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। तभी वहां अर्नब आ गया। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? रे मालती, हमको मालती का बदला लेना है वो भैरवा से। जब तक को मार के खत्म नहीं कर देंगे, हमारी मालती को शांति नहीं मिलेगी। किरण देवी गुस्से से दांत पीसने लगी। उसकी बात सुनकर अर्नब के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। मैं तो ऐसे ही मौकों की ताक में रहता हूँ। फिर वो धीरे से किरण देवी की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में झांकने लगा। तो फिर क्या कहती हैं अम्मा, करें इस भैरव का कुछ इंतजाम? हाँ, भेज अपने कुछ आदमियन को, खत्म कर दे वो भैरवा को। जो होगा हम देख लेंगे, हमको बस वो भैरवा को खत्म होते देखना है। किरण देवी की बात पर अर्नब कमरे से बाहर आ गया था और एक लल्लन नाम के आदमी को आवाज देते हुए किरण देवी के कमरे में बुला लिया। जैसे ही लल्लन कमरे में दाखिल हुआ, अर्नब उसकी ओर मुड़ा। सुनो लल्लन, भैरव पर ऐसा हमला करो कि हमारा दुश्मन भैरव इस बार बिल्कुल बचने ना पाए। जी, एकदम तैयारी से करेंगे, बचने नहीं देंगे इस बार, यकीन कीजिए। लल्लन की बात सुनकर किरण देवी ने उसे घूर कर देखा। यहाँ खड़े खड़े हमरा मुंह का ताक रहा है? चल फूट यहाँ से। अर्नब, तू यहाँ से निकल। किरण देवी
और जो बोला है वो कर। किरण देवी की झाड़ खाकर लल्लन तेज कदमों से उसके कमरे से निकल गया और मन ही मन भैरव को खत्म करने की प्लानिंग करने लगा। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, वो भैरव के घर की ओर चल पड़ा। उसने भैरव के घर का दरवाजा खटखटाया। इतनी रात को दरवाजे की खटखट की आवाज से यति डर गई। वो जानती थी कि रूनी और अमरेंद्र आजकल उसके गांव का चक्कर लगा रहे हैं। कहीं उन्हीं में से कोई तो नहीं? इतनी रात को कौन हो सकता है? तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। ये कहकर भैरव ने अंदर से आवाज लगाकर पूछा, कौन है भाई? इतनी रात को क्या काम है? भैरव दादा, हम हैं भोलू। हमारी लुगाई के पेट में दर्द हो रहा है, कौनो दवा है तो दई दो। इस टाइम डॉक्टर तो मिलेगा नहीं। भैरव ने जब ये सुना तो फौरन अपने बिस्तर से खड़ा हो गया और जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भैरव के कंधे पर एक लाठी से हमला हुआ। भैरव समझ गया कि उसे फंसाया गया है और वो जोर से चीखा, राघव भैया, कार्तिक! भैरव की आवाज सुनकर राघव, कार्तिक, यति और सुनैना बाहर आ गए। भैरव पर हमला होता देख सब चौंक गए थे। भैरव ने तुरंत ही लल्लन के हाथ से लाठी छीन ली और उसी लाठी से लल्लन को मारने लगा। लल्लन के पीछे पीछे और भी 6-7 मुस्टंडे पहलवान थे, जिनके हाथों में लाठी और चाकू थे। वो भैरव की ओर बढ़ने लगे। अच्छा, तो तुम लोग हमारे दुश्मन के आदमी हो, उसके कहने पर आए हो? आ जाओ फिर। भैरव ने लल्लन की छीनी हुई लाठी से उन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। तब तक राघव और कार्तिक भी घर के अंदर से हथियार लेकर आ गए थे। भैरव ने अकेले ही तब तक गुंडों को एक लाठी से दनादन पीटना शुरू कर दिया था। इसी बीच लल्लन यति की ओर बढ़ा। यति सावधान थी। उसने आंगन में रखा हुआ झाड़ू उठाया और उसको लल्लन की आंखों में घुसेड़ दिया। कमीने, औरत पर हाथ उठाता है, ये ले। लल्लन छटपटाता हुआ वहीं जमीन पर लौट गया। तब तक भैरव यति की ओर बढ़ा और अपनी लाठी से लल्लन की पीठ पर कई लाठियां जमा दी। राघव और कार्तिक बाकी गुंडों से लड़ रहे थे। सुनैना भी हाथ में लाठी लिए वार कर रही थी। बड़ा आया मारने वाला, चूहा कहीं का। तेरे लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। तभी एक गुंडे ने चाकू से यति पर वार करने की कोशिश की। यति की दाहिनी ब्लाउज का कपड़ा थोड़ा सा फट गया था। उसने बहुत फुर्ती से उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उस पर उल्टा वार कर दिया। वो वहीं जमीन पर गिरकर दर्द से छटपटाने लगा। तुम लोग औरतों को कमजोर समझकर वार करने आ जाते हो ना? जा और अपनी मालकिन से इन घावों पर मरहम लगवा। भैरव यति की ओर घबराता हुआ लपका। गुड़िया, गुड़िया, तुम ठीक हो ना? हाँ भैरव, ये 2 टके के गुंडे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यति को साइड में बिठाकर भैरव फिर से गुंडों की ओर बढ़ा। गुंडे अब तक पीठ दिखा चुके थे। भागते कहाँ हो कमीनों? आओ। कायर, नामर्द, धोखे से घर में घुसते हो और औरतों पर हाथ उठाते हो। जाओ, कह देना अपनी मालकिन से कि कुछ और सोचे। भैरव इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं आएगा। घायल लल्लन अपने घायल आदमियों के साथ हवेली पहुंचा तो किरण देवी गुस्से से कांप गई। अरे ऐसा मुंह लेकर हमरे सामने काहे आए? रे चुल्लू भर पानी में डूब जाते कहीं। हाँ, ये सब के सब सुअर हैं, कौनो काम के नहीं, खाली खाना दो इनको। हाँ, दूसरी तरफ भैरव यति के लिए परेशान होते हुए उसे कमरे में ले गया। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। नहीं यति, इस वक्त तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तुम्हारी कोख में हमारा भविष्य है। यति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने भैरव का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम साथ हो ना, तो सब ठीक ही होगा। मैं सोच रही थी कि मैं सुनैना से एक बार फिर बात करूं कि वो अमरेंद्र को समझाए और उस किरण देवी को रोके, बस कैसे भी करके। मुझे नहीं लगता कि सुनैना मानेगी। उसने पिछली बार भी कोई जवाब नहीं दिया था। एक तरफ यति सुनैना से बात करने के बारे में सोच रही थी तो दूसरी तरफ रूनी नारायण भवन पहुंच चुका था। उसे देखकर किरण देवी का चेहरा और तमतमा गया, पर वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करने लगी। हाँ वाह रूनी, का हाल चाल? हाल चाल तो बढ़िया है, और आप मदद करेंगी तो और बढ़िया हो जाएगा। मदद तो कर ही रहे हैं। आर बोल, आर का सेवा करी। आपने पिछली बार जो सभाएं की थी वो बढ़िया थी। मैं चाहता हूं कि कुछ और भी चुनाव प्रचार की सभाएं गांव में रखी जाएं और आप भी साथ दें। अच्छा ठीक है,
हम पर बंध करवाते हैं। इतना बोलकर किरण देवी अपने कमरे में चहलकदमी करने लगी। दूसरी तरफ यति सुनैना के कमरे में पहुंची। सुनैना यति को इतनी रात गए वहां देख चौंक गई। फिर इशारे से उसने यति को बैठने के लिए कहा। यति वहीं पलंग पर बैठ गई। सुनैना भी पास में बैठ गई। सुनैना, क्यों ना तुम एक बार फिर से कोशिश करो अमरेंद्र को समझाने की। नहीं यति, उसे कहने का कोई फायदा नहीं। वो किरण देवी के अपराध की दुनिया में खो चुका है। पर खून के रिश्ते अपना जोर लगाते हैं सुनैना। क्या पता उसका मोह जाग जाए और वो तुम्हारी बात मानकर किरण देवी का साथ छोड़ दे। तुम दोनों एक दूसरे के अपने हो। यति, तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए तुम्हें ये सभी अच्छे लगते हैं, पर अमरेंद्र उतना अच्छा नहीं है। ये कहते कहते सुनैना के गालों पर आंसू ढुलक आए। यति ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे। अरे सुनैना, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। ये कहते हुए यति ने सुनैना को सीने से लगा लिया, फिर उस कमरे से जाने लगी। ठीक है सुनैना, तुम आराम करो। यति वहां से निकल गई और अपने कमरे की ओर मुड़ गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वो कमरे में पहुंची और भैरव की ओर सुस्त नजरों से देखने लगी। भैरव, सुनैना को अमरेंद्र पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए वो बात करने को तैयार ही नहीं है। अब क्या होगा? और कोई उम्मीद की किरण भी तो नहीं दिखाई दे रही। भैरव मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठा और यति के पास आ गया। फिर प्यार से उसके हाथों को पकड़ा और बिस्तर पर बैठाते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उम्मीद की किरण किसे नहीं है, उम्मीद की किरण है गुड़िया। अचानक भैरव बिस्तर से उठा और एकदम से अपने घुटनों के बल बैठ गया। फिर यति के पेट को प्यार से सहलाने लगा। भैरव की बात सुनकर यति के चेहरे पर से चिंता गायब हो गई थी और होठों पर मुस्कान सज गई थी। लेकिन दूसरी तरफ कोई ऐसा भी था जो इन दोनों को हर हाल में बर्बाद करना चाहता था। एक तरफ भैरव और यति अपने आने वाले बच्चे के सुखद भविष्य के सपने देख रहे थे, तो दूसरी तरफ किरण देवी अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। हो भैरवा, ये बार भी बच गवा। ये अर्नब से कुछ नहीं होगा, साला कामचोर कहीं का। और फिर कुछ देर बाद थक कर किरण देवी अपने बिस्तर पर बड़बड़ाते हुए लेट गई और जल्द ही गहरी नींद में चली गई। दूसरी ओर भैरव ने दोनों हाथों से यति की कमर के चारों ओर घेरे जैसा बनाया और उसके पेट पर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। अरे बुद्धू, अभी इतने दिन नहीं हुए कि कुछ सुनाई दे। थोड़ा इंतजार करो अधीर पापा, थोड़ा धीरज धरो। अरे यार, कितने दिन और? भैरव यति के पेट की ओर देखकर बोला। ओ हेलो बेबी, कब आओगी? यति ने बनावटी गुस्से से भैरव को डांटा। कब आओगी? तुम्हें कैसे पता कि बेटी है? अरे कैसे पता का क्या मतलब? मैं पापा हूँ इसका, मुझे तो बेटी ही चाहिए, छोटी यति, और मैं उसका नाम रखूंगा कीर्ति। यति की कीर्ति। कहो कैसा लगा नाम? एकदम बेकार। मुझे तो बेटा चाहिए, एकदम तुम्हारे जैसा, छोटा भैरव। मैं नाम रखूंगी शिव, भैरव का शिव। भैरव ने फिर से यति के पेट की तरफ मुंह कर लिया। देखो कीर्ति, अपनी माँ की बात मत मानना, पापा की बात मानना, ओके? बढ़िया है ओके वाली, अभी से लाड कर करके बिगाड़ो इसको। भैरव ने खड़ा होकर यति का माथा चूम लिया और दोनों हंसने लगे। फिर यूं ही दोनों बच्चे के सपने बुनते बुनते नींद की आगोश में समा गए। अगले दिन सुबह नारायण भवन में टेबल पर किरण देवी नाश्ते का इंतजार कर रही थी। तभी उसे एक मीठी खुशबू आई। उसने अपने रसोइये रामू को आवाज दी। अरे ओ रामुआ, का बनाए हो आज नाश्ते में? रामू अपना गमछा पकड़े दौड़ा दौड़ा आया। मालकिन, आज का नाश्ता हम नहीं बनाए हैं, पूजा दीदी बनाई है। यह सुनकर किरण देवी के माथे पर बल पड़ गए। किरण देवी ने घूर कर रामू को देखा। अच्छा, का बनाई है नाश्ते में? उड़द की कचौड़ी, आलू का सब्जी और सेवई की खीर। वाह, का बात है, ये सब तो हमारी पसंद का बनाई है। अभी किरण देवी बोल ही रही थी कि तभी पूजा हाथ में पूरी की परात लिए डाइनिंग टेबल की तरफ आकर खड़ी हो गई। रामू काका, आप मेरे साथ चलिए, थोड़ी मदद कर दीजिए। और फिर थोड़ी ही देर में
रामू और पूजा आलू की सब्जी और सेवई की खीर लेकर आ गए। रामू किरण देवी को नाश्ता परोसने के लिए आगे बढ़ा तो पूजा ने टोक दिया। रामू काका, आप जरा रसोई जाकर वो अचार भी ले आइए ना, लहसुन अदरक मिर्च वाला जो मैंने अभी बनाया है। ये सुनते ही रामू अचार लाने चला गया और पूजा किरण देवी को खाना परोसने लग गई। ये सब किरण देवी बड़े गौर से देख रही थी। क्या बात है, आज तो सब हमारी पसंद का बनाई हो। कोनो खास बात है का? कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही। अभी पूजा अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि तभी अर्नब वहां से गुजरा। किरण देवी ने उसे आवाज दी, ओ अर्नब, आ नाश्ता कर लियो। आज पूजा ने सब हमरे पसंद का बनाया है। किरण देवी की आवाज सुन अर्नब मुस्कुराते हुए टेबल की ओर बढ़ा। पूजा ने उसके लिए भी प्लेट लगा दी। क्या बात है, आज तो दिन बन गया। सुबह सुबह इतना टेस्टी नाश्ता, वो भी पूजा के हाथ का। ये कहते हुए अर्नब ने पूजा की ओर हसरत भरी निगाह से देखा। किरण देवी ने कड़ी नजरों से अर्नब को घूरा तो अर्नब सिर झुकाकर चुपचाप खाने लगा। अरे बहुत स्वाद नाश्ता बनाई, मन खुश हो गया हमरा। भाई हमरा तो हो गया, हम चले। रे अर्नब, स्वाद लेकर खाओ। किरण देवी उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। अर्नब ने राहत की सांस ली और पूजा को घूरने लगी। पूजा, तुम भी नाश्ता कर लो ना। हाँ कर लूंगी, तुम खाओ ना। अरे प्लीज मेरे पास बैठकर खाओ ना, अच्छा लगेगा। इतना बोलकर अर्नब ने उसका हाथ पकड़ लिया। पूजा ने गुस्से से अर्नब की तरफ देखा और अपना हाथ छुड़ाने लगी। फिर पूजा ने भी अपनी प्लेट लगा ली। जैसे ही पूजा नाश्ता करने के लिए बैठी, अर्नब ने पूजा का हाथ पकड़ लिया और हाथों को सहलाने लगा। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इतने सुंदर हाथ इतना स्वादिष्ट खाना भी बना सकते हैं। ये सुनते ही पूजा ने बनावटी प्यार भरी नजरों से अर्नब की ओर देखा। ये सुंदर हाथ सिर्फ स्वादिष्ट खाना ही नहीं बना सकते, समय पड़ने पर हथियार भी उठा सकते हैं। अर्नब थोड़ा चौंकते हुए मुस्कुरा दिया और दोनों नाश्ता करने लगे। एक तरफ पूजा को किरण देवी के घर पर रुकना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो दूसरी तरफ यति का दिमाग काफी परेशान था। सारा दिन वो पूजा के बारे में सोचती रही। शाम के वक्त जब बेचैनी बढ़ने लगी तो यति घर के बरामदे में टहलने लगी। तभी वहां भैरव किसी काम से पहुंचा और यति को इतना परेशान देखकर असमंजस में पड़ गया। क्या हुआ यति, इतनी परेशान क्यों हो? मुझे पूजा के बारे में सोच सोचकर बहुत टेंशन होती है। पता नहीं इतनी दुश्मनी के बीच वो कैसी होगी। कभी कभी लगता है कि मेरी वजह से वो मुसीबत में पड़ गई है। ये सुनते ही भैरव यति के करीब आ गया और उसके कंधे को पकड़ लिया। फिर उसने यति के कंधे को सहलाया। वो उसे वापस कमरे में ले आया और पलंग पर बैठा दिया। तुम इस वक्त ज्यादा मत सोचो यति। ऐसे समय में तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, मनपसंद चीजें खानी चाहिए। मुझे कार्तिक के लिए और भी बुरा लग रहा है। वो हम दोनों से नाराज होगा। शांत शांत यति, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। तुम इतनी अच्छी हो कि किसी को भी थोड़ी सी तकलीफ में नहीं देख सकती। सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए भैरव ने यति को बाहों में भर लिया और कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। दूसरी तरफ पूजा का नारायण भवन में रुकना किसी खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए वो हर समय वहां रहते हुए अपनी आंख, कान और दिमाग खुले रखती थी। मुझे इस किरण देवी और अर्नब पर नजर रखनी होगी। ये सोचते ही पूजा बार बार किसी बहाने से किरण देवी के कमरे के आसपास घूमने लगी। तभी उसने देखा कि किरण देवी बाहर वाले कमरे की तरफ गई है। पूजा ने भी छिपकर पीछा किया और खिड़की के बाहर कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। उधर कमरे के अंदर किरण देवी रूनी से कुछ बातें कर रही थी। किरण देवी, तुम्हारा किया वादा याद तो है ना? तुम्हें चुनाव तक हमारी मदद करनी है, नहीं तो मैं अमरेंद्र को छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ याद हुई, हम किरण देवी हैं। हम अपना बात भूलत नहीं हैं, सब याद है हमको। ये सुनते ही पूजा समझ गई कि रूनी और किरण देवी मिले हुए हैं। अब उसे किसी तरह से ये बात भैरव तक पहुंचानी थी। नारायण भवन आने से पहले पूजा और भैरव ने मिलने के लिए एक जगह तय की थी, जहां शाम के वक्त वो दोनों चक्कर लगाते थे। अगर मिल लिए तो ठीक, नहीं तो दूसरे दिन का इंतजार करते थे। असल में पूजा को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था ताकि किसी को शक ना हो। आज पूजा जैसे ही मौका देख वहां गई तो उसको भैरव मिल गया। कैसी हो पूजा? मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए।
बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। हाँ हाँ, कहो ना। वो रूनी है ना, वो किरण देवी से मिला हुआ है। ये सुनकर भैरव की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, हम तो समझ रहे थे कि रूनी अच्छा आदमी है। हाँ, हम भी यही समझ रहे थे। वो सारी जनता को धोखा दे रहा है। वो किरण देवी से मिला हुआ है, तो यही तो तय है कि वो अच्छा आदमी तो नहीं है, और ना ही उसका धंधा अच्छा होगा। मैं और जानकारी लेकर आपको बताऊंगी। ठीक है पूजा, तुम अपना ध्यान रखना। कार्तिक कैसा है? ठीक है, तुम्हें याद करता है, एक दिन उसे मिलने भेज दूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कहीं कोई देख ना ले। फिर पूजा सर ढककर वहां से निकल गई। उसके जाते ही भैरव भी वहां से निकल गया। रास्ते में भैरव को छोटू हलवाई की दुकान दिखी, जहां कांच के बक्से में मोतीचूर के लड्डू देखकर वो खुश हो गया। यति को लड्डू बहुत पसंद हैं, उसके लिए ले लेता हूँ। ये सोचते ही भैरव ने लड्डू खरीदे और घर पहुंचा। यति लड्डुओं को देखकर खुश हो गई। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू मेरे लिए? नहीं, पड़ोसी के लिए। मुझे दो। भैरव ने यति को अपने पास बिठाया और प्यार से लड्डू खिलाने लगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ खटका और उसने लड्डू खाती खाती यति का हाथ पकड़ लिया। भैरव ने यति को लड्डू खाने से रोका तो यति चौंक गई। क्या हुआ? खाने दो ना मेरी पसंद के लड्डू। पता नहीं क्यों मुझे शक हो रहा है, कहीं किरण देवी ने इसमें कुछ मिलवा न दिया हो। अरे, तुम भी गजब डरपोक हो। ये छोटू हलवाई की दुकान के लड्डू हैं, किरण देवी के घर के नहीं। भैरव के माथे पर अभी थोड़ी चिंता दिख रही थी। यति ने उसके सर पर प्यार से चपत लगाई। तुम ज्यादा फिक्र करने लगे हो मेरे। मुझे कुछ नहीं होगा, ना ही मेरे बच्चे को। अच्छा रुको, पहले ये लड्डू मुझे खाने दो, अगर कुछ हुआ तो मुझे होगा। अरे, भैरव ने यति की ओर ध्यान ना देते हुए एक लड्डू उठा लिया और धीरे से खाने लगा। अब हो गई तसल्ली? अब मैं खा सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर रुको, अगर मैं ठीक रहा तब तुम खाना। और तब तक मैं इन लड्डुओं को देखकर खुद पर कंट्रोल कैसे रखूं? भैरव ने प्यार से सहलाते हुए यति का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तब तक तुम मुझे देखो ना। दोनों हंसने लगे और थोड़ी देर बाद यति लड्डू खाने लगी। इधर दूसरे दिन सुबह के समय नारायण भवन में पूजा नहाकर रसोई में काम कर रही थी। उसने नेवी ब्लू कलर की साड़ी के साथ गोल्डन ब्लाउज, नीली बिंदी और कान में झुमके पहने थे। तुरंत नहाकर निकलने के कारण उसके बाल गीले थे और वो बहुत सुंदर दिख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो रामू ने दरवाजा खोला। उधर से आवाज आई, किरण देवी हैं? जी, वो अपने कमरे में है, आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। मैं यहीं ठीक हूँ, तुम उन्हें बुला लाओ। रामू थोड़ा आश्चर्य से भरा हुआ किरण देवी के कमरे की ओर बढ़ा। पूजा को भी आश्चर्य हुआ कि कौन है जो किरण देवी को बाहर बुलवा रहा है। वो उस आदमी को बहाने से देखना चाहती थी। पूजा धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ी ताकि उसे दरवाजे पर खड़ा इंसान दिख जाए। अरे, ये तो रूनी है, कल इसे किरण देवी से बात करते देखा था। रूनी की नजर भी पूजा पर पड़ गई और वो एकटक उसे देखता रह गया। तभी किरण देवी वहां आ गई। अरे रूनी, आवा आवा, ये तो तुम्हारा भी घर है, इतना काहे सोचते हो? अब रूनी भी अंदर जाना चाहता था। वो हॉल में आकर बैठा और नजर चुराकर पूजा को देखता रहा। ओह, लगता है ये मुझे घूर रहा है। अरे रामू, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो, नेताजी आए हैं भाई। पूजा और रामू रसोई की ओर बढ़ गए। रूनी की आंखें पूजा का पीछा करते हुए रसोई तक पहुंच गईं। किरण देवी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। और कहिए नेताजी, भोर भोर कैसे आना हुआ? हाँ, वो आज एक चुनाव सभा है गांव में, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ आए। हाँ, हम तो आएंगे ही। रसोई में रामू ने चाय नाश्ते की प्लेट लगाई और बाहर निकलने लगा। तभी पूजा ने उसे रोका। रामू काका, आपको बुरा ना लगे तो मैं चाय नाश्ता लेकर जाऊं? पर बिटिया। परवार कुछ नहीं, आप दीजिए मुझे। मुस्कुराते हुए पूजा ने रामू के हाथ से चाय नाश्ते की प्लेट ले ली और हॉल में आ गई। पूजा को देखते ही रूनी फिर से उसकी तरफ देखता रह गया। मैं चाहता हूँ कि चुनाव प्रचार में आपके साथ आपके परिवार के और लोग भी हों। ये कहते हुए उसने पूजा की तरफ देखा। किरण देवी रूनी का इशारा समझ गई थी। आहा रूनी, ये पूजा है,
और पूजा ये रूनी है। इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं। पूजा और रूनी ने एक दूसरे को नमस्ते किया। रूनी, हम तो चल ही रहे हैं प्रचार में, और ककरो कोनो जरूरत ना है। किरण देवी अकेले 10 पर भारी है। किरण देवी की गर्वीली आवाज रूनी को ज्यादा अच्छी नहीं लगी। वो अभी भी नजरें चुराकर पूजा को देख रहा था। मुझे आपसे प्राइवेट में एक बात करनी है। हाँ, काहे नहीं। चलो, हम बाहर वाले बैठक में चलते हैं। किरण देवी ने पूजा की ओर शक की निगाह से देखा और रूनी ने ललचाई नजर से। दोनों बाहर वाले बैठक की ओर चल दिए। मुझे इन दोनों की बातें सुननी पड़ेंगी, पर कैसे? पूजा ने रामू को काम समझाया और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर जाने का बहाना करने लगी। किरण देवी ने जाते हुए पलटकर फिर से पूजा को देखा। पूजा इसके लिए तैयार थी। वो झुककर अपनी साड़ी ठीक करने लगी। बैठक में पहुंचकर रूनी ने धीमे से कहा, मुझे पता है कि आप और अर्नब मिलकर अवैध हथियारों का भी कारोबार करते हैं। ये सुनकर किरण देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। तो आपको क्या लगा कि मैंने घास खाकर राजनीति सीखी है? अब तक किरण देवी संभल चुकी थी, क्योंकि वो एक मंझी खिलाड़ी थी। हाँ, तो हम कुछ हो करें, तुमको का? हमको कुछ नहीं, बस हम भी उस सब काम में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमरे साथ में हाथ मिला लीजिए। रूनी ने किरण देवी के अंदाज में बोला तो थोड़ी देर के लिए किरण देवी तिलमिला गई, फिर खुद को शांत किया। ठीक है, ये सब कारोबार अर्नब देखता है तो उसे बात करनी पड़ेगी। तुम चाहोगी तो सब होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रूनी ने हाथ जोड़े और निकल गया। खिड़की के दूसरी ओर खड़ी पूजा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। अब वो जल्द से शाम होने का इंतजार करने लगी थी ताकि भैरव से मिल सके। वहीं दिन में किरण देवी ने रूनी का चुनाव प्रचार शुरू करवाया। हमारे गांव वालों, आप सब हमको जानत हो तो रूनी को भी जान लो। घर के बच्चे जैसा है और बहुत ही सीधा बच्चा है। चुनाव में इसी को वोट देना। गांव वालों ने खूब तालियां बजाई। शाम में हल्का अंधेरा होते ही भैरव से मिलने पहुंची तो भैरव पहले से ही वहां खड़ा हुआ था। मुझे बहुत जरूरी बात पता चली है। रूनी अवैध हथियारों का काम करता है और अब किरण देवी भी उसका साथ देगी। हे भगवान, जाने ये लोग क्या करने वाले हैं। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। वो एक बात और थी। कहो ना। मुझे लगता है कि रूनी और अर्नब दोनों मेरी ओर झुक रहे हैं। ये सुनकर भैरव के चेहरे पर चिंता और थोड़ा आक्रोश दिखने लगा। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। और ये बात मेरे लिए थोड़े फायदे की भी है। मैं दोनों के राज जान सकती हूँ और उनके जरिए से किरण देवी के प्लान्स भी। पर पूजा, अपना ध्यान रखना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तभी किसी के आने की आहट हुई और पूजा डर गई। पूजा ने किसी की आहट पाकर अपना चेहरा और ज्यादा ढक लिया और भैरव से दूर जाकर खड़ी हो गई। अब आप जाइए। लगता है नारायण भवन का कोई सेवक इधर आ रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। पूजा अपने आप को अच्छे से ढकते हुए नारायण भवन की ओर चल पड़ी। भैरव घर पहुंचा तो यति मानो उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ भैरव? पूजा मिली थी? क्या बताया उसने? हाँ, पूजा मिली थी। उसने बताया कि रूनी अवैध हथियारों का धंधा करता है और वो अब किरण देवी से हाथ मिला रहा है। ओह, ये तो फिक्र की बात है। और कुछ कहा पूजा ने? हाँ, उसने बताया कि अर्नब और रूनी दोनों ही उसकी ओर आकर्षित हो रही हैं। मुझे इस बात से थोड़ी फिक्र हो रही है, पर पूजा ने कहा कि इस बहाने वो दोनों का इस्तेमाल कर किरण देवी के सारे राज पता कर लेगी। भैरव की बात सुनकर यति के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी। लेकिन ये तो फिक्र की बात है। पूजा ज्यादा खतरे उठा रही है। रूनी बहुत ही खतरनाक आदमी है और अर्नब तो है ही। पता नहीं दोनों क्या कर बैठे। भैरव यति को परेशान देखकर उसके पास आ गया और उसे बाहों में भरकर पलंग पर बिठा दिया। यति, सब ठीक होगा, ज्यादा फिक्र मत करो। यति ने भी भैरव के कंधों पर सिर टिका दिया। दूसरे दिन नारायण भवन में पूजा अर्नब और रूनी के व्यवहार से थोड़ी परेशान थी। आज शाम घर पर चाय पार्टी रखी गई थी। घर से रसोइये, नौकर सब उसकी तैयारी में लगे थे। रसोइया रामू पूजा से कुछ पूछने आया।
पूजा दीदी, सिर्फ चाय बनेगी या चाय काफी दोनों? काका दोनों बनेगी, सब कुछ अलग अलग एक ही ट्रे में रख देंगे। ठीक है, और सब कुछ तो मैंने बना लिया है। आलू चाट का सामान एक बार तुम देख लो बिटिया। जी काका, आप चलिए मैं आती हूँ। पूजा रसोई में गई और आलू चाट का सामान जमा करने लगी। तभी वहां अर्नब आया। वो कामुक नजरों से पूजा को देखने लगा। अरे वाह पूजा, आज क्या खास मिलेगा आपके हाथ का खाने को? अर्नब के आसपास होने की वजह से पूजा असहज हो जाती है, मगर उसे अपने मकसद की ज्यादा फिक्र थी। उसने एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर सजा ली। आज चाय की पार्टी है ना, तो उसी की तैयारी हो रही है। रसोई में बाकी लोग भी काम कर रहे थे। फिर भी अर्नब पूजा से एकदम सटकर खड़ा हो गया और अपने होठों को पूजा के कानों के पास ले आया। तुम्हारे हाथ से बना तो मैं जहर भी खा लूं। पूजा कुछ कहती, इससे पहले ही रामू काका की आवाज आ गई। पूजा बिटिया, एक बार ये लाल और हरी चटनी देख लो, ठीक है या नहीं? पूजा को भी मौका मिल गया था। वो रामू काका की ओर बढ़ी। अर्नब रामू की ओर गुस्से से घूरकर खींचते हुए वहां से चला गया। पूजा बिटिया, अगर बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? जी काका, पूछिए ना। तू इस नरक में काहे आ गई बिटिया? तू जहाँ थी वहाँ अच्छे लोग थे, और यहाँ तो... कहते कहते रामू काका रुक गए। पूजा कुछ कहना चाहती थी पर रुक गई। अब क्या ही बताऊं आपको। क्या सोच रही है बिटिया? पूजा अलर्ट थी, कहीं किरण देवी उसका इम्तिहान तो नहीं ले रही। अरे काका, यहाँ के सभी लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ आप जो हो। ये कहकर पूजा ने स्नेह से रामू की ओर देखा। रामू संदेह भरी नजरों से मुस्कुराने लगा। इधर भैरव के घर में कार्तिक परेशान था। भैरव और यति जानते थे कि पूजा ने जो अर्नब और रूनी के बारे में बताया है, वो अगर कार्तिक जानेगा तो और भी परेशान हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कार्तिक को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। कार्तिक बरामदे में बेचैनी से टहल रहा था। तभी वहां सुनैना आई। क्या हुआ कार्तिक, परेशान लग रहे हो? हाँ, मुझे पूजा की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो वहाँ दुश्मनों के बीच कैसी होगी। मैंने उसे भेजकर अच्छा नहीं किया। तुम ज्यादा मत सोचो कार्तिक, पूजा बहुत स्मार्ट है, वो सब चीजें अच्छे से हैंडल कर लेगी। तभी वहां राघव आया। उसने भी सुनैना और कार्तिक की बात सुन ली थी। राघव ने भी कार्तिक को समझाया। कार्तिक, तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक होगा। भैरव और यति है ना? लेकिन कार्तिक तो भैरव और यति का नाम सुनकर गुस्सा हो गया। भैरव और यति, इन दोनों के कारण ये सारी दिक्कत हो रही है। इन दोनों के कारण ही पूजा नारायण महल में है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने आप पर कि मैंने क्यों पूजा को जाने दिया। कार्तिक की ऊंची आवाज सुनकर भैरव और यति भी वहां आ गए। कार्तिक शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? आप ही बताइए। क्या यति भाभी नारायण महल में होती तो आप शांत होते? मैं कैसे शांत हो जाऊं? मैं बता नहीं सकता मुझ पर क्या बीत रही है। तभी यति कार्तिक के पास आई। उसने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखा। मैं समझ पा रही हूँ कार्तिक कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन जब हमने एक बार एक फैसला ले लिया तो इस फैसले को हमें सही बनाना पड़ेगा। हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी। पूजा बहुत बहादुर लड़की है, हमें उस पर भरोसा करना पड़ेगा। हम अगर डरते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम पूजा पर भरोसा नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, पर दुख को झेलना बहुत मुश्किल। हाँ कार्तिक, तुम्हारी बात भी सही है, बिल्कुल सही है। तुम जो कह रहे हो मैं उससे सहमत हूँ, पर अब हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। अब अगर हमने कोई गलती की तो पूजा की जान को खतरा होगा। अगर हम सबने मिलकर ये फैसला लिया है तो हमें उस फैसले पर टिके रहना होगा, पूजा पर भरोसा करना होगा। कार्तिक गुस्से में चीखने चिल्लाने लगा। वो यति और भैरव की तरफ देखकर गुस्सा कर रहा था। सिर्फ आप दोनों की वजह से पूजा आज वहाँ है। हमें कोई दिक्कत नहीं थी उनसे, आप दोनों को दिक्कत थी, इसलिए पूजा को वहाँ जाना पड़ा। सिर्फ आप दोनों की वजह से। तभी सबने देखा कि यति दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर खड़ी हो गई थी। भैरव फुर्ती से उसके पास पहुंचा। भैरव ने यति को बाहों में भर लिया। इतने में यति भैरव की बाहों में बेहोश हो गई। ये देखकर सभी डर गए। कार्तिक तो सबसे ज्यादा डर गया था और यति के पास पहुंचा। क्या हो गया इन्हें? जल्दी से इन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए। भैरव ने यति के गालों को थपथपाया। सुनैना पानी लेकर आई और उसकी आंखों पर पानी के छींटे दिए। यति को फिर भी होश नहीं आया था। सभी उसे लेकर अस्पताल की ओर दौड़े।
अस्पताल में डॉक्टर यति की जांच कर रहे थे। बाहर भैरव, सुनैना, राघव और कार्तिक बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अचानक ही कार्तिक भैरव के गले लगकर सिसकने लगा। मेरे बर्ताव की वजह से ही यति को इतना दुख हुआ कि वो बेहोश हो गई। सब मेरी ही गलती है। भैरव ने कार्तिक को खुद से अलग किया और उसका कंधा सहलाने लगा। नहीं कार्तिक, तुम अपने आप को दोष मत दो। हम तुम्हारी हालत अच्छे से समझते हैं। हमारी यति को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ही मजबूत है। देखना, अभी डॉक्टर आकर कहेंगे कि सब ठीक है। यति और पूजा दोनों बहुत बहादुर स्त्रियां हैं, हमें उनकी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए कार्तिक। ये कहते हुए भैरव ने कार्तिक के आंसू पोंछे। हाँ भैया, शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं ज्यादा सोचने लगा था। तभी पीछे से राघव ने आकर कार्तिक के कंधे पर हाथ रखा। कार्तिक पीछे घूमकर राघव के गले लग गया। मुझे माफ कर दीजिए राघव भैया, मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की। कोई बात नहीं कार्तिक, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। तभी डॉक्टर बाहर निकले। सबकी निगाहें डॉक्टर की तरफ उठ गईं। सभी डॉक्टर की तरफ दौड़े। डॉक्टर, यति कैसी है? वो ठीक तो है ना? और उसका बच्चा? यति और उसका बच्चा दोनों ही ठीक हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। बस अब यति का आप सब थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें। उसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। उसके खाने पीने का, उसके आराम का। कुछ भी ऐसी बात ना हो कि यति को कोई स्ट्रेस हो। उसे स्ट्रेस से बचाइए बस। बाकी सब ठीक है। अभी आप आधे घंटे में उसे घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भैरव कार्तिक की ओर घूम गया। देखा कार्तिक, मैंने कहा था ना, यति बहुत बहादुर है। अब हो गई ना ठीक? ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कार्तिक भैरव के गले लग गया। उधर नारायण भवन में रूनी का आना जाना बढ़ गया था। वो पूजा से नजदीकियां बढ़ाना चाहता था और पूजा भी उसे रोकती नहीं थी। एक दिन रूनी नारायण भवन आया तो किरण देवी और अर्नब घर में नहीं थे। घर का दरवाजा पूजा ने खोला। पूजा को देखते ही रूनी के चेहरे पर कामुक मुस्कान आ गई। मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ और उसका दरवाजा किसी अप्सरा ने खोला है। पूजा ने शर्माने की कोशिश की और बनावटी मुस्कान के साथ कहा, इस जरा नवाजी का शुक्रिया। अंदर आइए, पर घर में कोई नहीं है। जानता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। क्या आपने कुछ कहा? नहीं, मुझे अर्नब से कुछ काम था। अब वो तो है नहीं। अच्छा, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, बैठिए। कुछ ही मिनट में पूजा पानी का ग्लास लेकर आ गई। आप पानी लीजिए, मैं चाय लाती हूँ। पूजा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो। गांव से बाहर थोड़ी दूर पर एक चाय हाउस है। मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ। वहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। आप तैयार हो तो हम आज वहाँ की चाय पी सकते हैं। पूजा को तो ऐसी ही सिचुएशन का इंतजार था, पर वो बनावटी रूप से झिझकते हुए बोली, पर कोई परवर नहीं। अब चलिए। ठीक है, बस 5 मिनट दीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। पूजा कुछ देर में अच्छी तरह तैयार होकर आई तो रूनी कुछ देर तक उसे ताकता ही रहा। चली? हाँ। दोनों नारायण भवन से बाहर निकले और रूनी ने पूजा के लिए जीप का गेट खोला। दोनों जीप में बैठे और रूनी ने जीप स्टार्ट कर दी। ठीक उसी वक्त किरण देवी की जीप आकर रुकी और अर्नब और किरण देवी बाहर निकले। दोनों ने पूजा और रूनी को गाड़ी में बैठते हुए देख लिया था। दोनों को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये रूनी पूजा को लेकर कहाँ जा रहा है? ये तो हमको भी ना ही पता। ये रूनी चाहता का है? पूजा के साथ जा किधर रहा है? आने दो, लौट कर हम पूछते हैं। अर्नब अंदर ही अंदर जल भुन गया था। उसे रूनी के साथ कारोबार तो करना था, पर रूनी को पूजा के नजदीक जाता देखकर उसे जलन होने लगी थी। अब वो पूजा के लिए ज्यादा पॉजेसिव महसूस करने लगा था। उधर रूनी और पूजा की जीप गांव से निकल रही थी, तभी कार्तिक की नजर पूजा पर पड़ी। कार्तिक ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, पर पूजा ने नहीं देखा। कार्तिक थोड़ी दूर तक गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता रहा। पूजा, पूजा, पूजा रुको। फिर कार्तिक थक कर जमीन पर ही बैठ गया और घर लौट आया। वो सीधे राघव के कमरे में गया। राघव ने उसके चेहरे की परेशानी को भांप लिया था। क्या हुआ कार्तिक, फिर से परेशान लग रहे हो? हाँ राघव भैया, अभी मैंने पूजा को रूनी के साथ एक गाड़ी में गांव से बाहर जाते देखा। ये सुनकर राघव के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें आ गईं।
ये तो थोड़ी फिक्र की बात है, पर तुम ज्यादा टेंशन मत लो। पूजा समझदार है, वो जो भी कर रही है सोच समझ कर ही कर रही होगी। तुम्हें पूजा पर भरोसा तो है ना? हाँ भैया, भरोसा तो है, पर पूजा पर रूनी पर नहीं। कोई बात नहीं, धीरज रखो, सब ठीक होगा। कार्तिक परेशानी से इधर उधर टहलने लगा। और राघव भैया, ये बात मैं भैरव दादा को बता भी नहीं सकता। यति भाभी परेशान हो जाएंगी और इस हालत में मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। कार्तिक, आओ मेरे पास बैठो। तुम सही समय देखकर भैरव से अकेले में शांति से बात करना और पता करना कि उसकी पूजा से इस बारे में कोई बात हुई है क्या, और तुम कोशिश करो कि पूजा से मिल सको, फिर सारी बातें अच्छी तरह साफ हो जाएंगी। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। थैंक यू भैया, मुझे संभालने के लिए। ये कहते हुए कार्तिक राघव के गले लग गया। दूसरी तरफ दिन ढलने के बाद भैरव और यति गांव के कुछ घरों में गए और लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे कि रूनी सही आदमी नहीं है, उसे वोट ना दे। उनकी ये बात सुनकर बुजुर्ग सुखी काका अड़ गए। और भैरव, ये बताओ कि रूनी में कमी कहाँ है? हमको तो वो चाल चलन से अच्छा लागत है, चुनाव प्रचार में सबसे अच्छे से मिलता जुलता है, प्यार से बात करता है। हाँ काका, हर नेता चुनाव में अच्छा व्यवहार ही करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है और चुनाव जीत जाने के बाद नजर नहीं आता है। भैरव और यति रूनी के काले कारनामों के बारे में सीधे सीधे गांव वालों को बताना नहीं चाहते थे। यति ने गौरी काकी को समझाया। गौरी काकी, वोट में बहुत ताकत है, इसलिए हमें अपना वोट बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। गांव वालों से मिलकर भैरव और यति घर आ गए। दोनों खाना खाकर सोने चले गए। रात के लगभग 2 बजे यति की नींद खुली। वो उठकर बैठ गई और हड़बड़ाते हुए भैरव को हिलाकर जगाने लगी। क्या हुआ यति, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ यति?